हेलो एवरीवन। आज हम आपकी हिंदी का जो है कृतिका से चैप्टर 3 है आपका रीढ़ की हड्डी पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में मेन जो चीज़ है रीढ़ की हड्डी, जिसका हम अपनी भाषा में देख लेते हैं। रीढ़ की हड्डी से तात्पर्य होता है कि जिस प्रकार हमारे शरीर को सीधा रखने के लिए एक रीढ़ की हड्डी जो कि हमारे पीछे रहती है वह होना बहुत ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में रीढ़ की हड्डी नाम इसलिए रखा गया है। इसका दूसरा अर्थ भी है कि रीढ़ की हड्डी जैसे समाज में स्त्रियों की जो दशा है वह जो है समाज में नारियों की स्थान जो है वह भी रीढ़ की हड्डी के समान है। जैसे कि हमारा शरीर यदि रीढ़ की हड्डी ना होने से सीधा नहीं रह सकता, यानी झुका हुआ रहता है, उसी प्रकार यदि समाज में नारियों को स्थान नहीं मिलेगा सही, तो वह समाज भी कमज़ोर रहेगा और उन्नति नहीं कर पाएगा। इसका मेन रीज़न ये है। तो रीढ़ की हड्डी के हम दो अर्थ देख रहे हैं। एक तो हमारा कहना चाहिए शरीर को रीढ़ की हड्डी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जिससे इसके अभाव में हमारा जो शरीर क्या है कमज़ोर सा लगता है और सीधा खड़ा भी नहीं हो सकते। इसी प्रकार व्यक्ति को सीधा खड़ा होने के लिए रीढ़ की हड्डी की मजबूती आवश्यक है। उसी प्रकार और समाज में नारी का भी रीढ़ की हड्डी के जैसा महत्वपूर्ण स्थान है। समाज में नारी को उचित स्थान ना मिल पाना समाज की बैकबोन यानी जो रीढ़ की हड्डी कमज़ोर करता है। तो नारी की उन्नति और समाज में उचित स्थान दिए बिना समाज मजबूत नहीं हो सकता। तो ये इसका रीजन है। इस शीर्षक जो है हमारा रीढ़ की हड्डी। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी नामक एक एकांकी है जिसमें नारी की सम्मानजनक स्थान ना दिए जाने की समस्या का प्रभावी चित्रण है। इसका पात्र परिचय इस प्रकार है। उमा जो कि बीए पास, चरित्रवान लड़की, आकर्षक चेहरा पर आँखों पर चश्मा। उसके बाद देखिए आप रामस्वरूप उमा के पिताजी, प्रेमा उमा की माताजी, शंकर उमा को देखने आने वाला लड़का, गोपाल प्रसाद शंकर के पिता जो पेशे से वकील हैं, रतन जो कि उनके घर का नौकर है। अब हम देखते हैं रामस्वरूप जी पुत्री उमा को देखने लड़के आने वाले हैं। उनके स्वागत की तैयारी चल रही है। रामस्वरूप अपने नौकर के साथ तख्त और उस पर बिछाई जाने वाली चादर को ठीक करते हैं। प्रेमा रामस्वरूप से कहती है कि उमा मुँह फुलाए बैठी है, तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर सिर पर चढ़ा रखा है। तो ये आपस में उमा के जो है माता पिता बात करते हैं और कहते हैं कि इससे तो अच्छा हमारा ही ज़माना था जब लड़कियां कम पढ़ा लिखा करती थीं। उमा को देखने आने वाले के स्वागत का रामस्वरूप ने पूरा प्रबंध कर रखा है। वे अपनी पत्नी प्रेमा से कहते हैं कि गोपाल प्रसाद को हरगिज़ यह पता नहीं चलना चाहिए कि उमा बीए पास है। उसे मैट्रिक पास बताना है, यानी 10वीं पास बताना है। लड़के वाले दकिया नूसी विचारों वाले हैं, उन्हें अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। वे बताते हैं कि उमा को देखने गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर आ रहा है। गोपाल प्रसाद पेशे से वकील हैं तथा समाज सभा सोसाइटी यानी समाज में अच्छी इज्जत रखते हैं और उनका बेटा बीएससी कर मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। फिर भी वह अधिक पढ़ी लिखी बहू
नहीं चाहते हैं। वे अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम उमा को ठीक से समझा देना। प्रेमा उनसे कहती है कि मुझे तो विश्वास नहीं कि उमा झूठ बोल सकेगी, फिर भी कोशिश करेगी। तो ये दोनों आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि कोशिश करते हैं, लेकिन उमा कभी झूठ नहीं बोल सकती। गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ समय पर आते हैं। अब गोपाल प्रसाद जी आ जाते हैं उमा को देखने के लिए। रामस्वरूप विनम्रतापूर्वक उनका स्वागत करते हैं और दोनों अपने अपने जमाने की बातों में खो जाते हैं। इसी बीच नाश्ता आया और नाश्ता आ जाता है, बातें जारी रहती हैं। इनका सार यह है कि जो बातचीत करते हैं दोनों, उसमें मेन जो रीज़न रहता है वो बताते हैं कि लड़कियों को अधिक पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। उनका अधिक पढ़ना लिखना अच्छा नहीं होता। लड़कियां घर के लिए तथा लड़के बाहर के लिए होते हैं। आखिर लड़कियां घर में काम करने के लिए ही तो होती हैं। उन्हें अपने बेटे शंकर के लिए कम पढ़ी लिखी यानी मैट्रिक पास लड़की चाहिए। रामस्वरूप भी गोपाल प्रसाद की बात का समर्थन करते हैं कि ऊंची शिक्षा सिर्फ पुरुषों को ही प्राप्त करनी चाहिए। अब उनके सामने वह भी ऐसा ही बात करने लगते हैं। ठीक है, अब देखिए आप, इसी बीच उमा तस्तरी में पान रखकर उस कमरे में आती है। गोपाल प्रसाद अब तक लड़कियों के विरुद्ध बातें करते रहते हैं। वे उमा की चाल और चेहरा देखने की बात करते हैं। उमा जब अपना चेहरा उठाती है तो चश्मा लगा हुआ चेहरा देखे गोपाल प्रसाद चौंक जाते हैं। तो देखिए, जैसे जैसे जब भी उमा आती है उनके लिए तस्तरी लेकर, तो जब गोपाल प्रसाद चेहरा देखते हैं तो वह चौंक जाते हैं। अब गोपाल प्रसाद की उमा की शिक्षा पर संदेह होता है। वे दोबारा उसकी शिक्षा के विषय में जानना चाहते हैं। अब उमा सब्र नहीं कर पाती। वह उनसे कहती है कि वह फर्नीचर से भी बदतर है, क्योंकि फर्नीचर खरीदने वाला फर्नीचर को देखता है, वह फर्नीचर से कोई प्रश्न नहीं पूछता। अब गोपाल प्रसाद का उमा की शिक्षा के प्रति संदेह विश्वास में बदल जाता है। वे समझ जाते हैं कि उमा कम पढ़ी लिखी नहीं है। वह पुनः रामस्वरूप से उमा की शिक्षा के बारे में पूछते हैं। रामस्वरूप कुछ कहें उससे पहले ही उमा जवाब दे देती है कि वह बीए पास है। अब देखिए आप, पढ़ी लिखी है उमा, तो उसने स्वयं कह दिया कि वह कैसे है, बीए पास है। शंकर के बारे में कहती है कि यह लड़का शंकर पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के आसपास घूमते हुए पकड़ा गया था और अपमानित करते हुए भगाया गया था। उस समय इसने अपने प्राण बचाने के लिए नौकरानी के भी पैर पकड़े थे। मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं, मुझे अपनी इज्जत का ख्याल है। गोपाल प्रसाद क्रोधित होकर स्वयं को अपमानित किए जाने की बात कहते हैं और अपने बेटे के साथ दरवाजे की ओर बढ़ जाते हैं। उमा कहती है, घर जाकर पता कीजिए कि आपके बेटे की बैकबोन अर्थात रीढ़ की हड्डी है या नहीं। क्रोधित गोपाल दास रुआंसा चेहरा लिए शंकर को लेकर चले जाते हैं। तो ये है आपकी कहानी का सारांश। हमने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। कहानी आपकी बहुत बड़ी है, तो आप इसे पहले ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और रीढ़ की हड्डी को हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसे वह भी आप समझ चुके होंगे। ठीक है, धन्यवाद।